हेलो एवरीवन। तो ये जो क्लास 12 फिजिक्स का पेपर हुआ, ये पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफी टफ क्वेश्चन थे। मतलब क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल बेस्ड थे। जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं होती है उससे हाई स्टैंडर्ड का तो क्वेश्चन ही पूछ लिया गया था। कई क्वेश्चन ऐसा लग रहा था जैसे लग रहा रिसर्च से उठा के पूछ लिए गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें ये जो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म दिया है इसका आउटपुट पूछ रहे थे। ठीक है, तो हालांकि बहुत डेप्थ में जिसने कंसेप्चुअली इसको पढ़ा है वो तो कर लेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी इस तरह से नहीं दिया रहता है कि एटलीस्ट जो एनसीईआरटी पढ़ के जा रहा है वो तो कर ले क्वेश्चन ना। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए, क्वेश्चन पेपर काफी टफ बनाया गया था। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इससे बोला गया कि एक डाइपोल D1 एक डाइपोल D2 है। जो D1 डाइपोल है उसकी लोकेशन है 0 A 0 एंड D2 की लोकेशन है 0 A एंड 0 2 A। और पूछा जा रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिंपली बेसिकली है दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये एक्सिस है, एक डाइपोल यहाँ पे ये पड़ा हुआ है और एक यहाँ से इस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका हो जाएगा P, जो कि हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा A Q A J और इसका हो जाएगा Q A I। ठीक है, तो नेट लिखना है, नेट हम लोग को सिंपली दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ये हो जाएगा Q A कॉमन हो जाएगा I प्लस J। ठीक है, तो ये सिंपल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कह रहे हैं विच पेयर ऑफ रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर एंड आइडियल अमीटर। ध्यान दीजिएगा, आइडियल वोल्ट मीटर की बात हुई है और आइडियल अमीटर की बात हुई है। ठीक है, ये चीजों को स्किप कर देते हैं लोग ना, तो वो कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन और आप लगाते रह जाओगे सेल की इक्वेशन E इक्वल टू V प्लस आई आर। ठीक है, हो नहीं पाएगा। ध्यान देना था, आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल आइडियल अमीटर की बात करी गई है। तो आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो लगभग इन्फिनिटी होता है। तो मतलब वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं जानी है और इसमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना है। ठीक है, तो ये था। तो इसमें जो नीचे कॉम्बिनेशन दिए हैं उसमें से कह रहे हैं कि कौन सा फिट बैठ रहा है। वोल्ट मीटर में अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम 12 वोल्ट और 2 एम्पियर करंट अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से 2 एम्पियर की करंट गई और 12 वोल्ट ये दिखा रहा है, ठीक है, तो मतलब 12 वोल्ट यहाँ होगा। मतलब यहाँ पे 3 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 12 से थोड़ा सा ज्यादा कुछ यहाँ पे होगा, 12.2 इस तरह से मान के चलिए ईएमएफ होगा। तो थोड़ा सा जो है यहाँ रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गया होगा, फिर यहाँ से बाकी जो 12 वोल्ट बचा होगा वो यहाँ इसको मिला होगा। ठीक, और दो ये मान लेते हैं सपोज को 2 एम्पीयर करंट जा रही है। तो अगर हम इसको V इक्वल टू आई आर लगाते हैं, V इक्वल टू आई आर लगाएंगे तो हम लोग को 12 वोल्ट मिलना चाहिए। आई कितना है, आई है 2, आर कितना है 24। ठीक है, आर है 24, तो 12 दूनी हो जाए 24, 48। ठीक है, 48 वोल्ट आ रहा है, जबकि ये गलत हो जाएगा। उसी तरह ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। जो फिट बैठेगा वो ये बैठेगा। अगर हम यहाँ वोल्ट मीटर में 12 वोल्ट मान लेते हैं और करंट मीटर में 2 एम्पियर मान लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, आई आर, है ना। आई कितना है, 2 एम्पियर, कहाँ जा रही है, 24 ओम में। सॉरी, 2 एम्पियर नहीं है इसमें, 0.5 एम्पियर है। ठीक है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर है। कहाँ जा रही है करंट, 24 ओम के रेजिस्टर में। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट दिखा भी रहा है इसके अक्रॉस, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज जो होगा, जैसे क्यू स्टैटिक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, निकलेगी, कोई क्लोज लूप नहीं बनाएगी, कोई डाइपोल नहीं है कि यहाँ से निकलेगी किसी दूसरे चार्ज में जाके घुस रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन होंगी, बाहर की साइड जाएंगी, कंजर्वेटिव होंगी और क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद इसमें जो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहे हैं कि A material is pushed out when placed in uniform magnetic field। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करे, उस मटेरियल को पुश आउट कर दे रही है। ठीक है, उसको रिपेल कर रही है। ऐसा कौन करते हैं, ऐसे डायमैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन रॉड एक्स इज अलाउड टू फॉल ऑन द टू पोल ऑफ यू शेप्ड परमानेंट मैग्नेट एज शोन इन अ फिगर। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द रॉड द करंट इन द कॉइल विल बी। ठीक है, तो सबसे पहले करंट इन द कॉइल हम लोग को बताना है। जो कॉइल फ्लो हो रही, तो जो कॉइल उसमें करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज की, एंटी क्लॉकवाइज की, जीरो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एन से निकलती है, एस की तरफ जाती है ना, एन से निकलती है, एस की तरफ गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाऊंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारी ये फिंगर हो जाएगी। ठीक है, रॉड कहाँ गिर रही, रॉड नीचे गिर रही, तो अंगूठा नीचे की साइड हो जाएगा, तो हमारी जो ये इंडेक्स फिंगर हो जाएगी वो दिखाएगी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में। ठीक है, वो हो जाएगी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 उसमें कह रहा है कि द नंबर ऑफ टर्न बिटवीन डिफरेंट पेयर ऑफ आउटपुट टर्मिनल एंड शोन फॉर अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ये है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल दे रखे हैं। यहाँ पे 20 टर्न है, यहाँ पे 40 टर्न है और यहाँ पे 60 टर्न है। टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 120 टर्न। और यहाँ पे है 20 टर्न और वोल्टेज लगाया गया है 20 वोल्ट, ठीक है, जो कि प्राइमरी कॉइल में, यानी कि ईपी इजकल टू 20 वोल्ट है और ईएस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, एन एस बाई एन पी इजकल टू ई एस बाई ई पी, है ना। एन एस कितना है, एन एस सेकेंडरी कॉइल में टोटल टर्न, वो हम लोग अभी पता करते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी जो कॉइल है टोटल पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 120 आना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एन एस को अभी निकालते हैं, एन पी कितना है, एन पी प्राइमरी कॉइल में टर्न कितनी है, 20, ठीक। और उसके बाद ई एस सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल आना 120 और प्राइमरी कॉइल में है 20, तो ये हो जाएगा ऐसे कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, यहाँ पे 6 और 6 12, एन एस बराबर आ गया 120 टन होनी चाहिए। 120 टन किस टर्मिनल के बीच में है, पी से लेके एस के बीच में कितना है, 120, तो आंसर हो जाएगा पी एंड एस। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट आई इन एन इंडक्टर इज ऑब्जर्व टू वेरी विथ टाइम शोन इन अ ग्राफ, which one of the following graph is the correct representation of the waveform of voltage V with time t, ठीक है। ये कह रहा है, तो ये एक ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है। इसमें क्या है कि करंट पहले 0 से t/2 टाइम तक इंक्रीज होती है, मतलब ये जो di/dt है ये इंक्रीजिंग में है, ठीक है, इंक्रीजिंग में। तो हम लोग जानते हैं इंडक्टर के लिए क्या होता है, इंडक्टर के लिए ये E इक्वल टू होता है एल di/dt, है ना। अगर ये di/dt इंक्रीजिंग हो रही है तो ये ई पॉजिटिव होगा, ठीक। और अगर ये di/dt डिक्रीजिंग है तो ई निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो t 0 से t बाई कांस्टेंट भी होगा, ठीक है। 0 से t/2 टाइम तक के लिए जो e होगा वो कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा, तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, देखिए कांस्टेंट और पॉजिटिव है। और t/2 से t टाइम के लिए निगेटिव है और कांस्टेंट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि अ प्लेन फेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड, ठीक है। तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ये जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो हिस्सा है सिल्वर कर दिया गया है, ठीक है। पहले तो सिल्वर नहीं था, तो मतलब पहले कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये हम मैं बता देता हूँ आपको, इस तरह से होगा। यहाँ पे ये जो इसका प्लेन वाला है ये भी सिल्वर कर दिया जाएगा, ठीक है। और जब सिल्वर कर देंगे तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी एक नॉर्मल प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू होता है μ-1 1/r1 - 1/r2। तो जब इससे निकालेंगे इस लेंस की फोकल लेंथ तो वो आ जाएगी f इज इक्वल टू r/n-1, ठीक, ये आ जाएगी फोकल लेंथ। अब जब सिल्वर कर देंगे तो ये इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जैसा भी मैंने बताया था, इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक। तो इसकी फोकल लेंथ अगर हम लोग निकालेंगे तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी हो जा रही है, तो यहाँ पे ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को निकालना होगा फोकल लेंथ किसकी, कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ से 1/f इजकल टू मिला, 1/f इजकल टू मिला 2/fl, fl कितना है, r/n-1, और यहाँ पे है प्लस 1/infinity। तो यहाँ से f इजकल टू मिलेगा r/2n-1। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि व्हेन द रेजिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन p and n एंड्स of pn junction diode is high it act as a capacitor। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड है, अगर ये रिवर्स बायस में देखिए, नॉर्मल अगर ये बना है तो इसके भी यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक पोटेंशियल डिप्रेशन लेयर डेवलप हो जाती है। अगर रिवर्स बायस में कर देते तो इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, मतलब ये जो विड्थ है ये और चौड़ी हो जाती है। यानी ये जो डिप्रेशन लेयर है क्यों बन रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा होता है। पी टाइप में निगेटिव रीजन क्रिएट हो रहा होता है, एन टाइप में पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा ये यहाँ पे ये रीजन चार्जेस इकट्ठा होंगे उतना ही यहाँ रेजिस्टेंस हाई होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और ये निगेटिव प्लेट हो गई, तो इट कैन बी एक्ट एज अ कैपेसिटर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लगभग एडवांस लेवल हाई लेवल फिजिक्स में सब पढ़ाया जाता है, जो एमएससी या फिर बीटेक करते हैं उसमें इन लोग को बताया जाता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है कैसे कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। हालांकि एनसीईआरटी में ये इतना है नहीं, इतना डेप्थ में, लेकिन पूछ लिया गया, लेकिन एक
एज अ टीचर बच्चों को बताना चाहिए कि पीएन जंक्शन में रेजिस्टेंस हाई रहता है तो किस तरह से कैपेसिटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, अब आई होप आने वाले टीचर अब ध्यान देंगे कि कैसे बच्चों को कंसेप्चुअली कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हैं वो बता देनी चाहिए, भले उनमें वो बहुत डेप्थ में ना बताए लेकिन बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें कुछ डेटा बच्चों को याद होना चाहिए। जैसे इसमें बोला कि एटॉमिक स्पेक्ट्रल इमिशन लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इंसिडेंट। ये जो हाइड्रोजन एटम में इस तरह से N1 N2 लेवल होते हैं, फिर यहाँ से जो ट्रांजिशन होता रहता था इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एनर्जी जो रेडिएशन यहाँ से निकलता रहता था ना, इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर यहाँ पे रेडिएशन निकलेगा। तो ये रेडिएशन जिंक मेटल पर फॉल हो रहा है समझ लीजिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सा रेडिएशन है। बेसिकली यहाँ पे जो जिंक है, जिंक में अगर यूवी लाइट गिरा दे तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमें देखना होगा कौन सा यूवी रीजन होता है। ठीक है, तो लाइमन सीरीज जो होती है वो यूवी रीजन की आती है। ठीक है, लाइमन होती है यूवी रीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइमन सीरीज। ठीक, जो बाल्मर सीरीज होती है वो विजिबल रीजन में होती है, पास्चन होती है आईआर रीजन की वेवलेंथ निकालती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कह रहे हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में जो है कितनी है हाइड्रोजन एटम की, वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर बोल रहे हैं इट्स एनर्जी इन ऑर्बिट कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वांटम नंबर एन इज माइनस का 0.54। तो ऐसे कई बार आपको क्वेश्चन बताएं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मिलने ही थे आपको, तो ये काफी सिंपल है, मैंने कहा सीधा डेटा याद रखी है। एन बराबर 1 के लिए 13.6, एन बराबर 2 के लिए होता है 3.4, एन बराबर 3 के लिए होता है 1.51, एन बराबर 4 के लिए 0.85, एन बराबर 5 के लिए होता है माइनस का 0.54। कई बार बताया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा इसमें। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहे हैं कि इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी लॉस नहीं होती, सही बात है। उसके बाद रीजन में कह रहे हैं कि इन अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज। हाँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को डिक्रीज करता है, वोल्टेज डिक्रीज करता है, इसका मतलब क्या है कि करंट इंक्रीज हो गई होगी, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR। अगर V डिक्रीज कर रहा है तो करंट को इंक्रीज होना पड़ेगा, ये एक्सप्रेशन नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व होती है दोनों साइड, मतलब पावर बराबर होता है V इंटू आई। ठीक है, पावर कांस्टेंट होगी दोनों साइड, प्राइमरी कॉल में भी पावर बराबर होगी, सेकेंडरी कॉल में भी पावर बराबर होगी। ठीक है, तो अगर वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है तो करंट इंक्रीज करेगा। तो इसमें जो रीजन लिखा है वो भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन इस बात का कोई रिलेशन नहीं है कि एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि आउट ऑफ इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव द रेडियो वेव शो मोर डिफ्रैक्शन इफेक्ट। सही बात है, क्योंकि इसकी जो रेडियो वेव होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है IR से। ठीक है, इसलिए मतलब रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है, IR की ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या होता है कि रेडियो वेव ज़्यादा डिफ्रैक्शन शो करती है ऑप्टिकल के आने से। तो यहाँ पे जो रीजन गिवन है रेडियो वेव बिहेव ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, गलत हो गया। ठीक है, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी IR से कम होती है, तो इसमें ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इज नॉट फिक्स्ड। हाँ, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, चार्ज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और कैसे बाइसिंग करी मतलब क्या पोटेंशियल लगाया इस बात पे डिपेंड करती है। तो रीजन में लिखा है कि थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस डिपेंड्स अपॉन मैन्युफैक्चरर्स सच एज बाइसिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। सही हो गया, तो ए एंड आर बोथ आर सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो 16 में कह रहे हैं कि इन बोहर model of hydrogen atom the angular momentum of electron in nth orbit is proportional to the square root of the orbit of radius rn। नहीं, ठीक है, गलत। जो एंगुलर मोमेंटम होता है L वो होता है NH अपॉन 2 पाई के। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, ना कि ये। तो ये हो जाएगा गलत। ये क्वेश्चन एक्चुअल में है थोड़ा टिपिकल, क्योंकि अगर इसमें हम एनालिसिस पे जाए, देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो 0.53 n स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम यहाँ से लिख बोल सकते हैं कि रूट आर इज प्रोपोर्शनल टू 0.53 n, है ना, ये भी हो जाएगा रूट। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं रूट आर इज प्रोपोर्शनल टू n, और ये n की जगह पे अगर रूट आर करते हैं तो L इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ रहा है, कह सकते हैं ये बात हम लोग आर एन के, है ना।
ये कह सकते हैं, तो यहाँ नहीं कि असर्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके उसमें बोला अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जम्प टू इट्स नियरेस्ट ऑर्बिट, नहीं कहीं से भी आ सकता है, ऊपर में किसी भी लेवल से आ सकता है। आप लोग देखते होंगे n = 5 से कहीं जंप हो रहा है, कहीं 2 से जंप हो रहा है, तो उसमें ये श्योर, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो रीजन तो गलत हो जाएगा, असर्शन सही है, ठीक है। असर्शन काफी टिपिकल था, देखिए इसमें बोला गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस, तो कह सकते हैं हाँ, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि बोहर रेडियस में जो आर बराबर होता है वो डिपेंड करता है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये बात कह सकते हैं ना, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, हाँ कह सकते हैं। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, एल इस बात पे तो डिपेंड कर ही रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट आर। तो यही बोला है स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्बिट रेडियस, तो ये हो जाएगा असर्शन सही एंड रीजन गलत। तो ये जो क्वेश्चन थे काफी कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे एटलीस्ट पेपर तो वहां से तो फंसा है, ये नहीं कोई कह सकता कि पेपर वहां से नहीं फंसा है। जैसे मैंने ये आप लोग को बताया था कि इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा कि करंट फ्लोइंग इन पैरेलल वायर, इनके बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला है वो होता है, क्या होता है, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बाई आर, इसका डेरिवेशन आ सकता है। तो इसका डेरिवेशन आया भी था, प्रिंस से रिलेटेड जो बताया था वैसा क्वेश्चन आया था, बस कंसेप्ट उल्टा था। जो प्रूव करना था वो पहले ही ये क्या कहते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में दे दिया गया था, और जो ये क्या कहते हैं दिया गया था वो प्रूव करना था इस बार वाले क्वेश्चन में बस, और ज्यादा थोड़ा तो इधर उधर होगा लेकिन कंसेप्ट लगभग सेम थे। तो केमिस्ट्री का भी अगर कोशिश करेंगे, अगर एनालिसिस अच्छी हो गई तो उसका भी इंपॉर्टेंट आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले पहले।